नमस्कार। इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रीवर्क। इस किताब को डेविड हेनेमियर हैंसन और जेसन फ्राइड द्वारा लिखा गया है। क्या कभी आपको अच्छा बिजनेस आइडिया आया लेकिन उसे लागू करने में आप झिझक रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने की नॉलेज ना हो और आपको इसको कितना समय देना पड़ेगा इस बात से डरते हैं? हर व्यक्ति जो एक बिजनेस आइडिया के साथ आता है उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। डेविड और जेसन के पास भी एक आइडिया था। उन्होंने अनुभव किया कि अगर आप ये सब चीजें सोचते रहोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, और उन्होंने अपने अनुभव से ये सीखा कि कभी भी आपको लंबे समय तक काम करने, बिजनेस मीटिंग्स और दूसरे बोरिंग कामों से नहीं डरना चाहिए। जैसे कि आप इस समरी में देखोगे कि आपको निवेशकों और पार्टनरों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फ्राइड और हेनिमियर के अनुसार ये लोग आपके बिजनेस में सफल होने की संभावनाओं में बाधा डालती हैं। क्या आप जानते हैं कि मल्टी मिलियनर बिजनेस कंपनी बनाने से रीवर्क के लेखकों ने क्या सीखा? तो आपको ये बुक समरी जरूर देखनी चाहिए। अगर आप किसी आइडिया को लेकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सिर्फ इस वजह से ना शुरू करें कि आपको उससे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। कभी कभी इस लालच लालच से भी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बार ये नुकसान पहुंचाता है। मान लो कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो और आप उसको बहुत जल्दी उसे बहुत बड़ा करना चाहोगे तो आपको उसके हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे और पैसे बचाने के चक्कर में आप उन्हें कम सैलरी दोगे। केवल पैसों पर ज्यादा फोकस ना देकर आपको अपने प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए। पैसा आपके लिए सिर्फ बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। यदि अच्छे एप्लीकेशन बनाने का मतलब यह है कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देना है तो मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आपको लगता है कि बिल गेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे? शायद नहीं। वे बस एक युवा प्रोग्रामर थे और जो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। अगर वे भी सिर्फ पैसों कमाने के बारे में सोचते तो वे ऐसा करने में शायद ही सफल हो पाते, और आज 30 वर्षों के बाद दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी को लीड कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि बड़ी कॉर्पोरेट मार्केटिंग छोटी कंपनियों के लिए नहीं है। ऐसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी फोकस्ड कंपनी बनाना है जहां हम उस दिशा में जाते रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि यूजुअली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में भूल जाएं। आपको बड़ी कंपनियों की तरह बड़ी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपकी कंपनी को विकास थोड़ा धीमे होगा, परंतु आप अपने प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाओगे, ना कि फालतू की झूठी मार्केटिंग पर। आपने खुद अनुभव किया होगा कि मार्केटिंग भले कैसे किसी प्रोडक्ट को लेकर कितना झूठ बोलते हैं। जब आप ऐसा खुद सुनते हैं तो आप खुद जान जाओगे कि यह विज्ञापन झूठ बोल रहा है। आपको इस तरह की मार्केटिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी चीज बेच रहे हो जिसमें कुछ क्वालिटी है, भले ही उसे थोड़ा टाइम लगेगा परंतु उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। कोका कोला ने पहले ही अनगिनत टीवी विज्ञापनों को मोनेटाइज कर लिया है। इसीलिए सिंपल बने रहें और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो इतना अच्छा हो और उसे मार्केटिंग की आवश्यकता ना हो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां दो तरह के लोग होते हैं, एक जो वर्कोहलिक जो सिर्फ अपने काम में ही डूबे रहते हैं, और दूसरे प्रोडक्टिव व्यक्ति जो कम समय में अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हो तो आप लेस प्रोडक्टिव हो जाओगे। दूसरों को लंबे समय तक काम करने की मांग ना करें। ऐसा करने से आपके एम्प्लॉय को लगेगा कि आप उन्हें एक इंसान के रूप में नहीं मानते, सिर्फ एक मशीन की तरफ मानते हो। काम में डूबे रहने वाला व्यक्ति विशेष रूप से अपने काम के बारे में चिंतित है। एग्जाम्पल के लिए, मार्क एक अकाउंटिंग फर्म में काम करता है। वे अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और जुनून से करता है और काम थोड़ा सा भी टलने पर चिंतित हो जाता है। मार्क एक परफेक्टनिस्ट है। वे अपने काम में गलती ढूंढता और उसको सही करता, फिर दूसरी गलती ढूंढता और फिर तीसरी। ये उसके लिए उतना ही तनावपूर्ण था जितना दूसरे व्यक्तियों के लिए जो परफेक्टनिस्ट नहीं थे। एक एफिशिएंट वर्क बनने में सबसे जरूरी चीज है कुछ घंटों लगातार काम करना। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो तब आप फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम पोस्ट से परेशान नहीं होना चाहोगे। इसके लिए आप अपना फोन का नेट ऑफ कर सकते हैं, या तो आप अपने फोन को ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से फोन को यूज करना थोड़ा मुश्किल हो। अगली चीज जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत खराब है वो है लंबी बेकार की स्टाफ मीटिंग्स। फ्राइड और हेनरी को इस टाइप की मीटिंग से बहुत नफरत थी, और यही कारण है कि अगर 10 लोग एक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं जो केवल 1 घंटे तक चलती है, इसका मतलब है कि 10 घंटे का फोकस्ड काम को कड़ी मेहनत के अलावा किसी और चीज पर खर्च किया गया है। बेशक मीटिंग्स खराब नहीं होती, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इसके अलावा जो लोग काफी शर्मीले होते हैं वे बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी चीज नहीं है। उन्हें इस तरह मीटिंग्स और बातचीत से पीछे रखा जा सकता है जिससे वे शायद बेहतर सुझाव दे पाएंगे, और आखिरकार ये उनके लिए बहुत कम स्ट्रेस वाला होगा। आज के लोग फ्यूचर को लेकर बेहद सतर्क है। वे अपना समय और पैसा किसी ऐसी चीज में नहीं लगाते जब तक कि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि वे काम उनके लिए फायदेमंद होगा। ये बुक 10 साल आगे का प्लान बनाना, इन्वेस्टर्स इकट्ठे करना आदि के बारे में सिखाती है। रीवर्क में आप सीखोगे कि ये सभी अपना बिजनेस ना शुरू करने के बहाने हैं। मान लो कि
आपको एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया क्योंकि आपको खाना बहुत पसंद है और आपको इसे पकाने में आनंद भी लेते हो। हालांकि तुरंत आपके सामने कोई अड़चन आने लगती है, जैसे कि कौन सी जगह पर खोलें, कंपटीशन कितना कड़ा होगा, आपका 5 साल का प्लान। कुछ समय के बाद आप सब कुछ छोड़ देंगे और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाओगे। आज इंटरनेट पर आप लाखों खुद से बने कंसल्टेंट देख सकते हो जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को इतने मुश्किल तरीके से बताते हैं कि आप बिजनेस के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। यही कारण है कि आपको उन्हें अपनी मदद करने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि आप इन लोगों के झांसे में ना आए। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले छोटी कंपनियों में बहुत कुछ सुंदर है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। अब हर एम्प्लॉय और उसके परिवार के बारे में पर्सनली जानते हो और जैसे ही आपका आकार बढ़ने लगता है तो आप अपनेपन की इस भावना को खो देते हैं। इसीलिए छोटे से शुरुआत करने से मत डरो। यदि आप बहादुरी से बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तो चांसेस है कि आपके पास एक नौकरी हो। पुरानी नौकरी को छोड़ने की बजाय दोनों करें और देखें कि चीजें कैसे चल रही हैं। अपने नए बिजनेस पर ज्यादा घंटे न लगाकर प्रोडक्टिव अप्रोच पर ज्यादा ध्यान दें। कुछ समय बाद आप ये सोचने में सक्षम होंगे कि क्या आपको अब पुरानी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता है। अगला सबक है, बहुत जल्द इन्वेस्टर के लिए खोज ना करें। ये एक और सिम्टम है अपने बिजनेस में जल्दबाजी करने का। जैसे ही आप अपनी पहली सफलता प्राप्त करते हो तो आप कुछ इन्वेस्टर को खोजना शुरू कर देते हो। इन्वेस्टर को खोजने का मतलब है कि कंपनी में आपका हिस्सा छोटा हो जाएगा। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लीडर बनना था जो डिसीजन ले सके, लेकिन इन्वेस्टर को के कहने पर आप अपनी कंपनी के नियमों को बदलने के लिए डिपेंड रहोगे। ऑथर कहते हैं कि जब खुद से लोगों को हायर करें तो बड़ी कंपनियों के हायर करने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश ना करें। जो वो करते हैं वे अनगिनत जॉब इंटरव्यू की लिस्ट बनाना है जो लोगों के रिज्यूम पर डिपेंड होते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉय ने जो रिज्यूम खुद ना लिखा हो। ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए रिज्यूम लिखते हैं। एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर करने के लिए अपने मौजूदा एम्प्लॉय की हेल्प ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही अच्छे मेहनती एम्प्लॉय हैं तो नए लोगों को खोजने में अपनी मदद करने से बोलने से डरे नहीं। जैसे ही आप महसूस करते हैं आप अनेक असफलताओं से शांत दिमाग से निपट सकते हो। जरा सोचें, उसेन बोल्ट ने हर एक दौड़ जीती है जिसमें उन्होंने भाग लिया था। निश्चित रूप से नहीं, आपको फेलियर को एक्सपेक्ट करना चाहिए, भले ही वे जितनी बड़ी हो निश्चित रूप से आएगी। इसे दबाने की बजाय आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत आगे की सोच रहे हो और जितना आपके पास है उससे ज्यादा पैसा उधार ले लिया है और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप उतना पैसा वापिस नहीं कर पाओगे। इसके बारे में ज्यादा सोचने की बजाय आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि समस्या मौजूद होती है, लेकिन इससे निपटना चाहिए और देखोगे कि प्रॉब्लम को एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। बिजनेस को लीड करते समय इन तरह की मानसिकता जरूरी है। अंत में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपको जरूर एक्शन में लेकर आओ और हमेशा छोटे से शुरू करो, तभी आगे जाकर आपका आइडिया बहुत बड़ा हो सकता है। आशा करता हूं कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आगे आप किस बुक पर समरी सुनना पसंद करोगे, आप इसे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।